Hello students, this is Amit. Welcome to my YouTube channel कैफ़े अभ्यास। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखा था, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ यूरोप इन इंडिया। ओके, वाई यूरोप इन इंडिया? इसका नाम यूरोप इन इंडिया क्यों है? जैसे कि हमने बोला था कि वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम उसके बारे में तो देखने ही वाले। बट उसके पहले, ठीक है, उसके पहले कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे या फिर कौन से चेंजेस हुए थे, कौन से वॉर हुए थे, तो वो सब जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर यूरोपियन नेशंस में। तो इसीलिए हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यूरोप इन इंडिया, जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्चुअली मुझे ये कहनी थी कि मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में कहा था कि साउंड क्वालिटी का थोड़ा इशू है वीडियोस में। तो साउंड क्वालिटी का इशू इसकी वजह से है कि जैसे कि आपको मालूम है अभी लॉकडाउन चालू है, तो उसकी वजह से, और मेरा चैनल भी न्यू है, मैंने अभी बीच में लॉकडाउन के पहले ही स्टार्ट किया। तो लॉकडाउन के पीरियड में माइक इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी शॉप। ऑनलाइन भी मैंने देखा, बट ऑनलाइन भी डिलीवरी के लिए बहुत वक्त लग रहा है। तो इसीलिए माइक, आई हैवेंट बॉट एनी सॉर्ट ऑफ माइक। आप देख सकते हो कि मैं फ़िलहाल एयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दैट्स वाई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल दैट प्लीज़ इफ़ यू आर हैविंग एयरफोन देन यूज़ दैट। अगर नहीं होगा तो इनकन्वीनियंस के लिए आई एम रियली वेरी मच सॉरी। Okay, so let's start with the second chapter, that is Europe and India. First, what we're gonna see in this, that is period of Renaissances. Why it is called period of Renaissances? Last phase of medieval history. It is between 13th to 16th century, and it is also known as Age of Renaissance. Okay, तो ये हमने देखा। इसको पीरियड ऑफ रिनाइंस क्यों बोलते हैं? रिनाइंस इन द सेंस पीरियड ऑफ चेंज। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, रिफॉर्मेशंस हुए थे, बहुत सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई थी, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ रिनाइंस। अभी ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, तो वी विल स्टडी अबाउट दिस। ओके, तो we all people know about this personality, Leonardo da Vinci. He was the one of the famous personality of that period. He born in 1452 to 1519. He was the all-round personality of this period. मतलब इस पीरियड में ही इनका ये बॉर्न हुए थे। इनका नाम है लियोनार्डो डा विंसी। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट देम। Why he was a all-round personality? Because he was well versed in different branches of art and science. Not only arts and science, but he also has mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy. मतलब इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाई की थी, इंक्लूडिंग स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी और एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की है, स्पेशलाइज्ड है। बट तो भी वी नो हिम एज अ पेंटर। वी नो हिम एज अ पेंटर बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। हम लोग को ये लगता है कि ये सिर्फ पेंटर ही है। इसका रीज़न क्या है कि उनकी जो फेमस पेंटिंग है, दैट इज़ पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर, ओके, और द लास्ट सपर विच बिकेम इमॉर्टल. So this is the painting of Mona Lisa and this is the painting of the Last Supper, which comprises of story of Jesus Christ. और ये 15th सेंचुरी में ये बनाया था। ओके, तो पीरियड ऑफ रिनाइंसेस के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन मतलब बहुत सारे लोग
इकट्ठा हुए, कम्युनिटी बिल्ड हुई, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत जो थी वो इस पीरियड में ज़्यादातर जाग उठी, क्योंकि ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन आया यूरोप में। ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन जब आया तो दे बॉट वेरियस टाइप ऑफ आर्ट्स, दे बॉट लिटरेचर्स। और जो भी लिटरेचर थे, लिटरेचर इज स्टोरीज और कोई भी पुराण कथा जो भी हो, बट विच इज़ इन राइटिंग। ओके, तो बहुत सारे लिटरेचर भी आया और वो भी लोकल लैंग्वेज में, ताकि एवरी वन कैन रीड इट। बहुत सारा आर्किटेक्चर आया, तो इसीलिए हम इसे पीरियड ऑफ रिनाइंसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड, लोग सीखने लगे। ये है जोहान्स गटनबर्ग। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ दैट पीरियड 1450 एडी में स्टार्ट की थी। प्रिंटिंग प्रेस जिसमें बुक्स छपते थे, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर छपते थे, विच गिव्स आइडिया, नॉलेज, कॉन्सेप्ट। मतलब उस वक्त के लोगों को इससे इंफॉर्मेशंस मिलती थी, नॉलेज, आइडियाज़ मिलती थी। तो इन्होंने, जोहान्स गटनबर्ग ने ये प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। पहले हमने देखा अबाउट पीरियड ऑफ रिनाइंसेस। पीरियड ऑफ रिनाइंस के बारे में हमने इतना ही देखा कि इसको पीरियड ऑफ रिनाइंसेस कहते हैं बिकॉज द चेंजेस स्टार्टेड फ्रॉम दिस पीरियड। मतलब मेडिवल हिस्ट्री में हम जब थे, तो मेडिवल से मॉडर्न में जब हम जा रहे थे, तो उसी पीरियड को पीरियड ऑफ रिनाइंसेस कहते हैं, जो कि 13th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग एक साथ मिल गए थे और उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट रॉन्ग थिंग। जो भी गलत चीज़ें चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने एक साथ आके फाइट किया था। अभी वो स्टोरी क्या थी हम देखेंगे। ये एक चर्च था, ठीक है, कैथोलिक चर्च था वहीं पे यूरोप में। और ये चर्च के प्रीस्ट थे, ठीक है, जो जिसे हम फादर कहते हैं या फिर नन्स कहते हैं, तो ये प्रीस्ट थे। तो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब ऑन द नेम ऑफ चर्च, ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, लोगों को ये लूट रहे थे। दे वर लूटिंग पीपल। तो ये जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स है, ये सब इकट्ठा हुए, क्योंकि अगर ये लोग शांत होते तो इनके आगे का जो भी जनरेशन होता, देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, तो वो लोगों के साथ भी ये वही करते थे। तो इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन लोगों ने सबने मिलके अटैक किया इनके ऊपर। और उसी मूवमेंट को और उसी इवेंट को वी कॉल एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 16th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ था। ओके, सो इसके वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन इम्पोर्टेंस। मतलब ह्यूमन फ्रीडम मतलब क्या होता है कि लोग एक्सप्रेस होने लगे। पहले लोग डर के रहते थे इन सबको, तो अभी वो लोग खुद को एक्सप्रेस करने लगे। रैशनलिज्म होने लगा, लोग एक साथ आने लगे, जो भी टीम बिल्डिंग होती थी वो होने लगी। सो दैट्स वाई ये रिलीजियस रिफॉर्म जो मूवमेंट है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ वी विल सी अबाउट जोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या होती है? जैसे आप देख सकते हो कि जो भी माइग्रेंट होते हैं, ठीक है, जो भी लोग दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल कोई बिहार में, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास, इफ़ he don't have any job over there, so what they do, they come in Mumbai, right, or they come in Maharashtra, or they go in any of the city which is a grown city, मतलब जहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस है। तो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज अ जोग्राफिकल डिस्कवरीज इन सिंपल वर्ड। तो 1453 एडी ओटोमान टर्क्स कॉन्कर्ड कैस्टोनटिनोपल एंड आफ्टर नेम्ड इट एज इस्तांबुल। तो ये सब, दिस ऑल पीपल आर ओटोमान टर्किश पीपल, ओके, एंड दिस इज कैस्टोनटिनोपल,
जिसे अब हम इस्तांबुल कहते हैं, ठीक है, इस्तांबुल। तो इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था। द रीज़न क्या था इसका, कि ये बहुत ही रिच कैपिटल था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट थी, यहाँ से ट्रेड बिजनेस करना भी बहुत इजी था, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग किला था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और इसको कैप्चर किया, और बाद में उसका नाम इस्तांबुल रखा। इट इज़ कैपिटल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है बाइजेंटीन एम्पायर। तो इस एम्पायर का ये जो कैस्टोंटिनोपल है वो कैपिटल था। ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी, मतलब ये यहाँ पे एशिया है, ठीक है, ये एशियन कंट्रीज है सब यहाँ पे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस होता था तो उसका जो भी रूट था वो यहाँ से जाता था, ओके, रूट यहाँ से जाता था। एज टर्क ब्लॉक दिस रूट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड डिस्कवरिंग न्यू रूट फॉर ट्रेड, मतलब यूरोपियन कंट्रीज कहाँ पे थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इस साइड थी, इसके ऊपर की साइड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने वो ब्लॉक किया था ये रोड, समझो कि यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कंट्रीज़ है, और यहाँ पे बाइजेंटीन एम्पायर है, तो इन्होंने ये रूट ही ब्लॉक कर दिया था। सो इसके लिए उनके पास कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने अफ्रीकन, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से उन्होंने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं, या फिर दूसरे जगह से उन्होंने रास्ते बनाए हैं एशिया में जाने के लिए। तो दैट इज़ ओनली नोन एज जोग्राफिकल डिस्कवरीज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, जिसे हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये कब हुआ था, बिटवीन 1450 एडी टू 1750 एडी। यूरोप प्रोसीड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, मतलब यूरोप जो था वो मेडिवल से मॉडर्न एज में जाने लगा, बहुत सारे चेंजेस होने लगे, जैसे कि हमने देखा कि एज ऑफ रिनाइंस हमने देखा, उसके बाद हमने जो भी रिफॉर्म मूवमेंट देखी, अभी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखी, उसके बाद जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखी, तो ये सब होने लगा। तो यूरोपियन प्रोसीडेड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, चेंजेस इन प्री एस्टेब्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन टुक प्लेस। अभी जैसे कि हमारे पास पहले मोबाइल नहीं था, प्रीवियसली anyone doesn't have mobile, but now lots of mobile are coming in market, तो ये चेंजेस होते जा रहे हैं, राइट। सो चेंजेस जो भी प्री एस्टेब्लिश चेंजेस थे कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, वो चेंजेस होने लगे। दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, ओके। सो एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम 1774 टू 1879, जिसमें बहुत सारे इवेंट हुए, रिवॉल्यूशनरी इवेंट हुए, बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारे फाइट हुए, वॉर हुए, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एज ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर। तो ये सब एक ही वक्त में हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन 1450 टू 1750, ओके। सो रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर जो हुआ था वो भी इसी वक्त हुआ था, बिटवीन दिस पीरियड ये हुआ था, ओके। पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड जो था उसमें फर्स्ट इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था वो इस्टेब्लिश हुआ, ओके। बिल्स ऑफ राइट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें किंग्स के ऊपर जो भी पावर थे वो रेस्ट्रिक्टेड हुए। सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। सोवर्निटी क्या होता है कि पार्लियामेंट हैज़, मतलब ये जो पार्लियामेंट है, जैसे कि अभी हमारा गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी हमारा मोदी सरकार है, राइट, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उनके पास पावर है दैट दे कैन फ्रेम लॉज, दे कैन मेक रेगुलेशंस, तो यही होता है सोवर्निटी, ओके। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच fought between 1775 to 1783, okay. Now we will see about American War of Independence, which happened between 1775 and 1783. With the discovery of America, European countries turned their attention toward this continent. तो क्या हुआ कि जैसे कि जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगे, जैसे कि यूरोपियंस बहुत सारे रूट्स देखने लगे एशियन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, तब उन्होंने देखा अमेरिका को, ओके। दे जस्ट सॉ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड दे थॉट
उनको ऐसा लगा कि वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर नेशन इन दिस पार्ट। अमेरिका में भी हम लोग ने हमारा नेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, और उन्होंने कंट्रोल लिया। दे टुक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज। तो उन्होंने, वहाँ पे कोई नहीं था, थोड़े बहुत लोग रहते थे, तो उन्होंने कंट्रोल किया सब चीज़ों को, उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल करके वो रीजन को लेके अमेरिका को हासिल करके दे एस्टेब्लिश कॉलोनीज, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई। इंग्लैंड ने भी वहाँ पे 13 कॉलोनीज बनाई। ठीक है, अभी सब ठीक से चल रहा है। इंग्लैंड ने भी 13 कॉलोनीज बनाई, बाकी के कंट्रीज़ ने भी कॉलोनीज बनाई। पर प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ वो देखते हैं हम। तो ये जो इंग्लैंड है, उन्होंने कॉलोनीज तो बनाई अमेरिका में, पर जो भी वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे, ठीक है, तो उनसे वो लोग टैक्स लेते थे बहुत सारा। दे यूज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम। ठीक है, उनसे पैसे लेते थे। तो एज दे वर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे, तो उनसे टैक्स लेना मतलब दे आर पुअर, राइट? सो हाउ वी कैन टेक टैक्स फ्रॉम देम। पर तो भी ये लोग इनसे टैक्स लेते थे, उनको डोमिनेट करते थे। डोमिनेट इन द सेंस कि जैसे कि पहले के ज़माने में रूलर्स लोग जो भी थे, वो वहाँ के जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे उनको डोमिनेट करते थे, तो ये लोग भी इनको डोमिनेट करते थे। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ वो अब हम देखते हैं। तो ये जितने भी लोग थे जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, इंग्लैंड वाले अत्याचार कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे कि इंग्लैंड ने यहाँ पे इनके ऊपर अत्याचार किया, वैसे ही हमारे इंडिया के ऊपर भी बहुत किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूरोप का इम्पैक्ट, या फिर यूरोप में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ है। तो इसके लिए अबाउट यूरोपियन रिवॉल्यूशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए यूरोपियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे ये लोग कि ये लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, हम लोग नहीं देंगे, ये लोग हमको डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दिस, हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया और इंग्लैंड ने वॉर डिक्लेयर किया। तो आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ये सब यूनाइट हो गए, सब लोग एक साथ हो गए। और इनके लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके, इनके जो मिलिट्री लीडर थे, ही वॉज द ग्रेट जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, तो हाउ ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वी विल सी। तो जैसे कि हमने देखा कि 13 कॉलोनीज थी, सो दैट 13 कॉलोनीज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी अंडर लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड वॉन द वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, तो ऐसा भी नहीं हुआ ये लोग वॉर हारे, जो 13 कॉलोनीज में लोग रहते थे, दे वॉन वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। सो इसलिए ये बहुत पावरफुल थे, इसलिए ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ओके, अमेरिका बिकेम नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि अभी गवर्नमेंट है इंडिया में, तो वैसे फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जो था कि ईच एंड एवरी वन हैज़ राइट, तो वो प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे बॉर्न हुआ, वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी सेम ही था। ये कुछ फ्रेंच लोग थे, फ्रांस में रहने वाले लोग थे, तो इन्होंने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट मोनार्ची। मोनार्ची क्या होता है कि फ्रांस में जो रूलर था, ठीक है, तो वो रूलर इनको बहुत डोमिनेट करता था, मतलब इनको बहुत तकलीफ देता था ये लोगों को। ठीक है, और उन लोग का फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि ये है किंग। ओके, ये सबसे ऊपर होता है किंग, उसके नीचे होते हैं नोबल। ओके, उसके नीचे होते हैं नोबल एंड चर्च ऑफिशियल, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जो किंग का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, तो ये होते हैं नोबल्स। उसके नीचे होते हैं नाइट्स। नाइट्स मतलब वॉरियर्स या फिर फाइटर्स या फिर मिलिट्री। और उसके नीचे होते हैं जो भी कारपेंटर है, फार्मर्स है, वो सब। तो इनका सिस्टम, हाउ द सिस्टम वॉज
किंग यूज टू गिव मनी टू दिस पीपल. ओके, इन लोग को पैसे देते थे ताकि ये लोग इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. And what these people used to do, these people used to give some amount of money to the military. Okay, and military used to give support or security to these people and the king. ठीक है, ये होता था. और मिलिट्री वाले जो थे इनको हेल्प करते थे ये लोग. ओके, जो नॉर्मल लोग थे, कारपेंटर्स और ये सब, इनके लैंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी. तो ये एक सिस्टम था. सो दिस सिस्टम वॉज वेरी मच डोमिनेटिंग. इन लोग को ये सिस्टम पसंद नहीं था, इन लोग का जो भी रूल्स था ये सब पसंद नहीं था. तो इन्होंने उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया. रिवॉल्ट मतलब वॉर किया. ठीक है, और वो वॉर करने के बाद वी गॉट दिस 3 वैल्यूज़. मतलब इन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ दी. फर्स्ट है लिबर्टी, सेकंड है इक्वालिटी, थर्ड है फ्रेटर्निटी. व्हाट इज लिबर्टी? Liberty is we have right to protect ourselves. Okay, this is liberty. Equality is we all are equal, whether we are rich, whether we are poor, whether we are from any low class or any high class, we all should be treated equally. So this is equality. Fraternity is we all people should be together. मतलब हम लोग ने सबने एक साथ रहना चाहिए. So this is what fraternity mean. Okay. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अभी आप अगर देखोगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री आपको दिखेगी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखेंगे, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी. बट ये सब स्टार्ट कब हुआ था? व्हेन इट वाज बिगिन. पहले जो था, पहले मोस्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री थी. कॉटेज इंडस्ट्री अभी भी है, एमएसएमई अभी भी है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज. तो पहले जो थे हैंडमेड चीज़ें होती थी, राइट. पर बाद में धीरे धीरे मशीन्स आने लगी. पहले ट्रैवल लोग करते नहीं थे, पहले लोगों को चल के जाना पड़ता था. पर बाद में स्टीम इंजन्स आए. पर स्टीम इंजन्स भी कहाँ पे आए? दैट इज़ इन यूरोप. ओके, सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टुक प्लेस. 1820 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था. और उसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टुक प्लेस. प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन रनिंग ऑन स्टीम. ओके, तो प्रोडक्शन जो है वो मशीन्स के ऊपर होने लगा. मशीन्स जो स्टीम के ऊपर चलती थी. स्टीम इन द सेंस कोयला जो होता है, कोयले के ऊपर ट्रेन चलती थी पहले के ज़माने में. मशीन्स जो थी वो उसके ऊपर चलती थी, स्टीम के ऊपर. कॉटेज इंडस्ट्री जो भी थी, मतलब जो भी हैंडलूम होते थे, वो रिप्लेस होने लगे बिग फैक्ट्रीज से, मशीन से. तो ये फर्स्ट जो बिगिन हुआ था, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, विच वॉज बिगिन इन इंग्लैंड. और उसके बाद दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड होने लगा. ओके, इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड फैक्ट्री. तो इंग्लैंड में जैसे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सो उन्होंने वो जो भी मतलब उससे बेनिफिट हो रहा था वो एंजॉय किया, इसलिए उनको वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहते हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही. टुडे we only covered period of Renaissance 13th century to 16th century, religious reform movement 16th century. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे होने लगा. तो पीरियड ऑफ रिनाइंसेस में हमने देखा कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए, लियोनार्डो डा विंसी आए, उसके बाद ग्रीक एंड रोमन कल्चर आया जिन्होंने आर्ट, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीज़ें लाई. बाद में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में हमने देखा कि जो चर्च था, मतलब चर्च के जो प्रीस्ट जो भी लूट रहे थे लोगों को, तो लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, जिसे हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं. जोग्राफिकल डिस्कवरीज आई, जो ओटोमन टर्क्स थे उन्होंने जब कैप्चर किया, तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने जोग्राफिकल डिस्कवरीज की, मतलब बहुत सारे रूट्स फाइंड किए एशिया में बिजनेस करने के लिए. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे थी और इन्होंने रोड ब्लॉक किया था, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे आने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे रूट्स जो थे वो वहाँ पे स्टार्ट किए थे. और फिर हमने देखा
अबाउट इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, जिसको हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी में। उसकी वजह से पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी आए, मतलब इंग्लैंड की पार्लियामेंट बनी, बिल्स ऑफ राइट आया 1683। उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ था 1857 में, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर 1947 के पहले बहुत सारा हम लोगों ने स्ट्रगल किया और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। बट इन लोग को, अमेरिका को इंडिपेंडेंस जो मिला था फ्रॉम इंग्लैंड, वो था बिटवीन 17 टू 18 सेंचुरी। बाद में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा कि फ्रेंच में जो भी रूलर्स थे वो लोग डोमिनेट कर रहे थे वहाँ के कॉमन लोगों को, तो उन लोग ने उनके ऊपर अटैक किया या फिर उनसे फाइट किया और वो एक रिवॉल्यूशन हुआ। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज आ रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, तो वो अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, राइट। तो ये सब हमने आज के जो वीडियो में कवर किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 इज़ लिटिल बिग, तो वी गोना कवर दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में हम लोग या फिर 3 पार्ट में चैप्टर कवर करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ comment on the below section, okay, and if you like the video please click on a like button, subscribe to the channel. If you think that your friends should read or should learn these things, तो उनको भी ये सब शेयर करना, ओके, ताकि दे विल ऑल्सो गेट सम नॉलेज अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक कमेंट में देखा, एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि मेरे जो वीडियोस है, लाइक वीडियोस को थोड़ा साउंड क्वालिटी का इशू है, राइट। बिकॉज द रीज़न इज़, आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट है, तो माइक इज़ नॉट अवेलेबल एंड माई यूट्यूब चैनल इज़ न्यू, सो दैट माइक इज़ नॉट दैट मच अफोर्डेबल फॉर नाउ टू मी। मतलब मेरे लिए अभी तो वो माइक इतना अफोर्डेबल नहीं है। आफ्टर लॉकडाउन आई विल सी इफ़ द माइक इज़ अवेलेबल इन मिनिमल कॉस्ट, आई विल बाई इट, बट then too I request you all people that you just watch this videos in earphones so that you could get the good voice. ऐसे आपको थोड़ा सुनने में दिक्कत होगी, you will face a little bit problem while hearing the video. So if you think that if you are not getting the voice clearly, so please use earphone for that, okay, and sorry for that inconvenience जो भी आपको हो रहा है। अगर आपके पास earphone नहीं होगा, inconvenience हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। और जैसे कि मैंने आपको बोला, इफ़ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना, नॉलेज उनको भी देना। सो नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट कि मैंने उसको शेयर किया तो उसको ज़्यादा नॉलेज आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।